यहाँ पे कुछ इल्यूस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो इल्यूस्ट्रेशन है वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है जो कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी वो गारंटी होती है गारंटी विच इज एक्सटेंडेड अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। सेक्शन 129 में आता है कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वॉल्व 2 और मोर ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज केस ऑफ द गारंटी, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूइंग गारंटी ऐसी गारंटी है जो कि चलती रहती है, उसको कंटिन्यूइंग गारंटी कहा जाता है। उसके बाद में ये इलिस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा अगर आपको पॉसिबल हुआ तो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन collecting the rents of B's zamindar promises B to be responsible to the amount of 5,000 rupees for the due collection of payment by C of those rent। दिस इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। यानी कि कंटिन्यूइंग गारंटी ऐसी गारंटी जो कि मैंने आपको बताया था कि ए को बी का कंसिडरेशन है, ए की बी के ऊपर कंसिडरेशन है जो कि एम्प्लॉय करते हैं सी को रेंट को पेमेंट करने के लिए, जमींदार से रेंट को पेमेंट करने के लिए, लेकिन सी उसके बिहाफ पे पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी आती है। उसके बाद में आता है कंडीशन अंडर विच लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी आर टर्मिनेटेड राइट। श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो कब टर्मिनेट होगी। नंबर 1 आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी रिवोकेशन। बाय नोटिस हो सकता है, बाय डेथ हो सकता है, बाय नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड नंबर आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिटर। यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी होता है, यहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है रिवोकेशन, ठीक है। यहाँ पे होते हैं श्योरिटी डेप्टर डिस्चार्ज होता है, मतलब आप बरी कब होते हो, ठीक है। नंबर 1 आता है वेरिएशंस टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इल्यूस्ट्रेशंस वगैरह ये सब देख सकते हैं। रिलीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जहाँ पे रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जब प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पे श्योरिटी ऑफ क्रेडिटर भी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। वेरिएशन इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरिएशन यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव हुए। सेक्शन नंबर 133, सेक्शन नंबर 134 बोलता है कि जब आपका डेटर रिलीज हो चुका है तो वहाँ पे क्रेडिटर भी रिलीज हो चुका है, ओके। तो सेक्शन नंबर 29 बोलता है नोटिस दे दो, और 30 बोलता है कि 30 बोलता है नोटिस दे दो, और 31 बोलता है बाय द डेट ऑफ इसका, और नेगोशिएशन बोलता है कि 62 ऑफ द आप नेगोशिएशन दे दो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कंपाउंडिंग बाय द क्रेडिटर विथ द प्रिंसिपल डेटर, कंपाउंडिंग कर लो प्रिंसिपल डेटर के साथ में। और फोर्थ आता है क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन पेइंग श्योरिटी राइट्स, जो श्योरिटी की जो राइट्स हैं वहाँ पे फुलफिलमेंट नहीं होता है। सेक्शन नंबर 139 यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में 135 बोलते हैं कंपाउंडिंग बाय द क्रेडिटर और द प्रिंसिपल डेटर। यानी कि आप अगर सेक्शन को याद करने गए तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो यह लॉस ऑफ श्योरिटी, जब श्योरिटी का ही लॉस हो तो वहाँ पे क्रेडिटर डिस्चार्ज हो जाता है, क्रेडिटर की डिस्चार्जमेंट की बात हो रही है। और नंबर 3 आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी, जहाँ पे इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी होती है वहाँ पे श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा, ठीक है। गारंटी ऑब्टेन बाय द मिस रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो वहाँ पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। नंबर 2 आता है गारंटी ऑब्टेन भी कंसीलमेंट यानी एनी गारंटी द क्रेडिटर हैज़ ऑब्टेन बाय द मीन्स ऑफ कीप साइलेंस मटेरियल, यानी कि बोलते हैं ना कि फ्रॉड हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब आपको पता है वो चीज़ के बारे में लेकिन आपने कुछ बताया नहीं, तो यहाँ पे ये चीज़ होता है। व्हेन अ को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन, यानी कि कब को श्योरिटी ज्वाइन नहीं हो सकता है। सेक्शन नंबर 144 व्हेन अ पर्सन गिव अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट, और फेलियर ऑफ कंडीशन, यानी कि आप कोई कंडीशन दे दो वहाँ पे फेल हो जाओ तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समाप्त हो जाती है और टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये बाद में देखते हैं। उसके बाद में यूनिट 4 पे बढ़ते हैं जहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है। तो हाँ, अभी मैं ईजी वे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ख़त्म करने वाला हूँ। अभी बस 5 मिनट ही हुए क्या, तो कोई बात नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फटाफट से 1 शॉट में डील करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उसके डिफरेंट बिटवीन नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह और चेक, इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी देखेंगे। गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी देखेंगे। अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे। उसके बाद में आता है एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 क्या है और 2015 क्या है, उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे। तो नंबर वन, मतलब इससे स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनरशिप विच कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी कि एक ऑनरशिप होती है जो कि ट्रांसफ़र की जाती है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है यहाँ पे। दिस हैज़ बीन डिफाइंड under the according to section B of the Indian Negotiable Instrument Act 1881, the a negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange or a check payable either the order of bearer, यानी कि ये एक टाइप का बियरर है, यानी कि ये ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ओनरशिप्स का काम करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका सेक्शन नंबर 13 में डिफाइंड है ना। It is clear from the above definition that the property of an instrument can be acquired from the another person. He will get bona fide till it is fulfilled by pre-value. It is bona fide. He does not know the defect of title of endorser. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं नेगोशिएबल क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और ये एक्ट क्या होता है, और ये तो पीछे दिया है जनरल प्रोविजन को भी समझते हैं। नेगोशिएबल मतलब ऐसा, नेगोशिएबल यानी ऐसा वर्ड है जो कि ट्रांसफरेबल है, यानी कि ये ट्रांसफ़र करता है। इंस्ट्रूमेंट यानी ओनरशिप, इंस्ट्रूमेंट मतलब ओनरशिप, ओनरशिप को जो ट्रांसफ़र कर सके वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। और उसके बाद में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप समझ चुके हैं कि जो अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ऑनरशिप्स को ट्रांसफ़र करे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नंबर वन नहीं आता है फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। एब्सोल्यूट टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी कि कोई टाइटल दिया गया है ड्यू कोर्स में। अ पर्सन हु ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इज गुड फेथ फॉर द वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ द who without notice of the defective title of the transferor is known as holder in due course is a person absolute और good title of the instruments, यानी कि एक मैंने बोला ना फ्रीली ट्रांसफरेबल, ओनरशिप को ट्रांसफ़र करेगा तो वहाँ पे टाइटल भी वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ राइट ऑफ शू करने का राइट किसको आता है, द राइट ऑफ the holder in due course the entitled to sue on the instruments in on the owner's name, जहाँ पे owners का जो नेम आता है वहाँ पे शू कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में फोर आता है प्रिजम्पशंस क्या होते हैं, द एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सब्जेक्टेड टू creations presumptions that the instrument has been drawn accepted endorsed and transferred before the maturity, यानी कि मैच्योरिटी के साथ में इंडोर्स किया गया है। फॉर द कंसिडरेशन एंड ड्यूली स्टैम्प्ड, यानी कि वो स्टैम्प्ड भी होना चाहिए और एक मैच्योरिटी के साथ में भेजा जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और सम क्रिएट some assertions means ऐसा जो the power of order under the negotiable instrument is always for the some certain, यानी कि कुछ निश्चित हो, कुछ ही निश्चित हो। अनकंडीशनल होना चाहिए प्रॉमिस और ऑर्डर, यानी कि अनकंडीशनल, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई जानी चाहिए, ना तो प्रॉमिस में और नहीं ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद में हम ये तो समझ लिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब ये देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में लीगल प्रोसीडिंग क्या होती है, अडॉप्ट, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमने समझ लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप देख लेते हैं अब। नेगोशिएबल के इंस्ट्रूमेंट के तीन टाइप होते हैं, चेक होता है, उसके बाद में होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नंबर थर्ड इज प्रॉमिसरी नोट्स। बिल्स ऑफ यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे तो चेक अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अ चेक इज द बिल ऑफ एक्सचेंज drawn a specific banker and not expressed to payable otherwise than demand, यानी कि सिंपल वर्ड में समझे तो सेक्शन नंबर 6 में दिया गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक क्या होता है। चेक ऐसी अवस्था है और एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आप बैंक के बिहाफ पे वन पर्सन टू अनदर पर्सन को मनी ट्रांसफ़र करते हो, वो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया, वो होता है एक चेक। चेक को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ही, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में चेक आते हैं, ठीक है। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये याद रखना। सेक्शन नंबर 6 NI एक्ट 2088 सॉरी 18 8 सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
1881, ये याद रखना। उसके बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स लेटर, क्रेडिट लेटर, यानी कि एक ऐसा लेटर होता है जो कि क्रेडिट लेटर होता है। इट इज़ नॉट लीगल टेंडर मनी, नेमली द लेंडर इज नॉट स्टेटरी कंप्लेंट टू द एक्सेप्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ डेब्ट, यानी कि अपने कर्ज को लेने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। ठीक है, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सर्टेन ऑफ द ऑर्डर टू डेप्टर फ्रॉम दैट क्रेडिटर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पर्सन रिफंड देयर इन मेकर और द बिल्स इज कॉल्ड ड्रॉवर। अ पर्सन हु डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉवी। जो ड्रॉवी होता है वो पे करता है, जो ड्रॉवर होता है वो मतलब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है वो ड्रॉवर होता है, जो पेमेंट करेगा वो उसको बोलते हैं ड्रॉवी। उसके बाद में आता है प्रॉमिसरी नोट, यानी कि ये ऐसा नोट जहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है। सेक्शन नंबर 4, यहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ भाई मैं तुमको इतने में दूंगा, मतलब इतने टाइम में दूंगा पेमेंट, तो ये है प्रॉमिसरी नोट्स। और हुंडी क्या होती है? हुंडी एक स्पेशल टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि वाइडली यूज होती है कंट्री में। ऑल्दो हुंडी इज द एक्सचेंज ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हुंडी इंक्लूडेड नहीं है। रिकॉग्नाइज एज द ट्रेडिशन, यानी कि ये जो पहले के ज़माने में चलता था, ये एक ट्रेडिशनल वे है अपने कागज़ पे लिखना हुंडी में कि आप इतने पैसे इतने सम में दोगे। ठीक है, तो वो एक प्रकार का ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी भी। ठीक है, उसके बाद में आता है डिफाइन द चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ये सब को डिफाइन किया गया है। उसके बाद में आता है कि इसके जो डिफरेंट बिटवीन समझ लेते हैं चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में, तीनों में बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ लेते हैं। नंबर 1 ड्रॉवर डेप्टर, इसमें चेक में होता है डेप्टर ड्रॉवर, यानी कि कौन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्टर विड्रॉ करेगा, यहाँ पे क्रेडिटर, यहाँ पे डेप्टर, और पार्टी यहाँ पे डेप्टर ड्रॉवर डेप्टर एंड पे। यहाँ पे 3 पार्टी होती है, यहाँ पे 3 पार्टी होती है, यहाँ पे 2 ही पार्टी होती है प्रॉमिसरी नोट में। एक तो होता है 2 पार्टी होती है ड्रॉवर एंड पे। यहाँ पे यानी पहला तो एक ड्रॉ करेगा, दूसरा पे करेगा, जो पेमेंट होगा वो ड्रॉ करेगा यहाँ पे। उसके बाद में आते हैं नेचर ऑफ ड्रॉवर, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, दोनों समझते हैं। नेचर ऑफ ड्रॉवर क्या होता है? इन इट इज़ एन ऑर्डर, यानी कि चेक में ऑर्डर दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर टू पेमेंट, यानी कि यहाँ पे पेमेंट का ऑर्डर किया जाता है, यहाँ पे भी पेमेंट का ऑर्डर किया जाता है। प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया जाते हैं, मैं खुद प्रॉमिस करता हूँ, यानी अपनी तरफ से प्रॉमिस करता हूँ कि पेमेंट होगा, यानी ये प्रॉमिस नोट है, इसको प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट का नेचर क्या होगा? इट इज़ ड्रॉवन ऑन द पेपर और प्रिंटेड बाय बैंक, यानी कि यहाँ पे बैंक पेपर, एक पेपर निकालते हैं उसको हम चेक बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ नो प्रेस्क्राइब बैड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे कोई भी फिजिकल फॉर्म में कोई भी वो नहीं होता है, प्रेस्क्राइब नहीं होता है। ठीक है, नो प्रेस्क्राइब फॉर्म, यहाँ पे तो फॉर्म ही प्रेस्क्राइब नहीं है, यहाँ पे आप रिटेन ही लिखते हैं ना। एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी, नॉन नेसेसरी ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि दूसरे की स्वीकृति यहाँ पे सहमत नहीं, जरूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ द डेप्टर इसेंशियल, यानी कि यहाँ पे इसेंशियल है। ठीक है, एक्सेप्टेंस नॉट इसेंशियल, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो एक्सेप्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो जो दर्शनी टर्म्स है यहाँ पे। उसके बाद में डे ऑफ गारंटी, नो डे यहाँ पे। उसके बाद में 3 डे ऑफ ग्रेस गिवन इन द केस ऑफ बियरिंग, यहाँ पे आपको 14 मान लो कि 1 महीने का टाइम दिया गया है, आपने 1 महीना हो चुका है, उसके बाद में आपने पेमेंट नहीं किया है, लेकिन आप उसके बाद में भी 3 दिन दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इस जो प्रॉमिसरी नोट्स में उसमें भी 3 दिन 3 डेज दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेस में। क्रॉसिंग चेक कैन बी क्रॉस, नो यहाँ पे क्रॉस नहीं होते, यहाँ पे भी क्रॉस नहीं होता। स्टैम्प, यहाँ पे नो स्टैम्प इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी स्टैम्प रिक्वायर्ड नहीं होती है, यहाँ पे भी स्टैम्प रिक्वायर्ड नहीं होती। दर्शनी स्टैम्प इज फिक्स्ड ऑन द टाइटल ऑफ बियरिंग पेन, PN। आप समझ चुके हैं ना बस इसमें डिफरेंस बिटवीन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिसरी नोट? डिस्क्राइब इज एसेंशियल गिवन स्पेसिमेंट्स, यानी कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक वही बात आती है कि इन रिटन होना चाहिए, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, तो रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद में आता है प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिसरी नोट्स की बात हो रही है यहाँ पे।
प्रॉमिसरी नोट। तो यहाँ पे एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, प्रॉमिस टू पे होता है, नंबर थर्ड आता है प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन नहीं लगानी चाहिए कि हाँ भाई तुम 32 दांत को 32 दांत गिन के बताओ या 32 दांत तोड़ के बताओ या कुछ ऐसी कंडीशन, यानी कि एक पहाड़ को तोड़ के बताओ तभी मैं पेमेंट करूँगा, यानी कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद में एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे इंदौर वगैरह डेट लिखी गई है, प्लेस लिखा गया है, उसके नीचे डेट, उसके सामने जस्ट सामने अमाउंट लिखा गया है, द 3 मंथ आफ्टर यहाँ पे कुछ प्रॉमिस किया गया है। उसके बाद में स्टैम्प सिग्नेचर मोहन और टू राजेश, जो हमने एंट्री पास करते टू राजेश को, ठीक है। स्टेट द काइंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मैंने बात की थी, वैसा ही है। डिमांड बिल, अनस्क्रैप बिल, इनलैंड बिल हो सकता है, क्लीन बिल हो सकता है। उसके बाद में फॉरिजन बिल, एक्सपोर्ट बिल, इंपोर्ट बिल, एकोमोडेशन बिल, ट्रेड बिल, सप्लाई बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह वगैरह। हुंडीज हो सकता है, फिशिटियस बिल्स हो सकते हैं वगैरह, ये सब टाइप है बिल के। डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि मैंने पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ। उसके बाद में आते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताता हूँ। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट एक्ट ही क्या है, एक दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट Miscellaneous Provision Act 2002, substitutions of new sections for the section नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 के लिए न्यू सेक्शन अप्लाई किया गया है। उसके बाद में आते हैं अमेंडमेंट सेक्शन 64, यानी कि 64 को अमेंड किया गया है। सेक्शन 64, द प्रिंसिपल एक्ट शैल बी न्यूमर्ड एट द सब सेक्शंस, ओके। उसके बाद में अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 88, सेक्शन नंबर 88 को अमेंड किया गया था, उसमें डेफिनेशन बहुत बड़ी है यार। उसके बाद में अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 89 को किया गया है, वो किस लिए किया गया है वो बाद में देखते हैं यार, वो भी बहुत लंबा है। सेक्शन नंबर अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 133, ये कौन सा सेक्शन पे आ गया, 141, 142, 142, 138, 144, 145, 146, 147, उसके बाद में 113 वगैरह, ये सब 18, 19 पूरा ये अमेंडमेंट दिया गया है। उसके बाद में व्हाट इज़ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015। 2015 क्या है, एक द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2015 was the introduced bill in Lok Sabha on 6 May 2015. The bill seeks to be the amended the Negotiable Instrument Act 1881, the act of define promissory note, bills of exchange, checks, and create penalty for the issues such as बाउंसिंग्स ऑफ चेक, यानी कि जब चेक बाउंस हो जाते हैं वहाँ पे एक एक्ट बनाया गया है 6 मई को। तो ये पूरा एक नोट से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आता है जनरल। अब यहाँ पे यूनिट 4 लागू होती है, यूनिट 2 भी देख ली, यूनिट 3 भी देख ली, यूनिट 4 की बात आती है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री वेयर मेजोरिटी ऑफ द कंज्यूमर एज अ पुअर गाय, ठीक है। यहाँ पे आर अ पुअर एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा गरीब है। द मार्केट ऑफ द इंडिया इज़ अ सेलर मार्केट एंड इट इज़ वेरी इजी टू deceive the consumer. The government has taken many steps to protect the consumer. The biggest help in this decision to the form the government is the सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टेंट द लॉ प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाया गया है, उसका नाम रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि हुआ था पारित 1985, ओके। 1986 में पारित हुआ था एक बिल, जो कि बन के आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित हुआ था, तो 1986 में जाहिर सी बात है। तो अभी हो चुके हैं 22 मिनट कुछ, और ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर,
कंज्यूमर के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाए गए हैं। फास्ट रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट, यानी कि जो आपसी संबंध ताल्लुकात जो झगड़े होते हैं डिस्प्यूट, उसको सुधारने के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रूव्ड टू बी द रिवोल्यूशनरी स्टेप इन द फेवर ऑफ द कंज्यूमर। It provide a better protection to the consumer following as the main objective of the act। और नंबर बनाते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट, यानी कि कंज्यूमर को इंटरेस्ट को। फिर नंबर 2 आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ कंज्यूमर, हमने बात की थी। उसके बाद में आता है फास्ट रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट, यानी कि आपसी संबंध ताल्लुकात को मेंटेन करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। एक्सटेंड एंड एम्प्लाइड कब हुआ था? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। या और एक्सेप्ट, यानी कि को छोड़कर, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। द एक्ट हैज़ बीन अमेंडमेंट मैनी टाइम, यानी कि ये जो एक्ट है वहाँ पे अमेंडमेंट बहुत, यानी कि बदलाव बहुत बार किए गए। Many consumer or voluntary organization have been demanded major changes in the act to protect or promote or the interest of the consumer। कंज्यूमर को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए हैं। और नंबर बनाते हैं मतलब अगला जो क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में वो है कि कंज्यूमर कौन होता है, क्या होता है। उसके बाद में कंप्लेन क्या होती है यार, कंप्लेन। फिर आते हैं कंप्लेंट क्या होता है, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है, कंप्लेंट और कंप्लेंट में, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर ऑफ द गुड्स और कंज्यूमर ऑफ द सर्विसेज। उसके बाद में आता है कंज्यूमर, मतलब ये दो चीज़ें आती है, कंज्यूमर ऑफ द गुड्स, कंज्यूमर ऑफ द सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की बात आती है तो ये दो चीज़ें तो आएगी। तो नंबर 1 आता है, डील करते हैं कंज्यूमर ऑफ द गुड्स की बात करें तो जो गुड्स का कंज्यूम करे, यानी कि गुड्स का उपयोग करे, वो कंज्यूमर ऑफ द गुड्स कहला जाता है। जो सर्विसेज का यूज़ करे तो वो होता है कंज्यूमर। जो जिस चीज़ का यूज़ करे वो कंज्यूमर कहा जाता है, और जिस चीज़ को यूज़ करे वो कंज्यूमर कहा जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि किस चीज़ का यूज़ करते हैं, या तो गुड्स का यूज़ करेगा या सर्विसेज का। यानी कि गुड्स यानी कोई भी सामान, किराना सामान हो गया, क्लोथिंग हो गया, शूज़ वेयर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आपका फूड वेयर, शूज़ वेयर वगैरह, ये सब आता है कंज्यूमर, मतलब गुड्स के अंदर में आता है। तो जो सर्विसेज हो गया जैसे मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टरी और CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज में आते हैं। उसके बाद में आते हैं जो कंप्लेंट की बात करूँ तो कंप्लेंट 2A सेक्शन नंबर 2(1) क्लॉज सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज C, ठीक है। कंप्लेंट क्या होती है? नंबर 1 आते हैं तो इट कंटेन और मोर डिफेक्ट इन द गुड ऑफ कंप्लेंट, यानी कि जो भी आपके सामान में जो भी डिफेक्ट आते हैं वहाँ पे उस चीज़ को बताना, वो होती कंप्लेन। जो भी डिफेक्ट को बताना है वो होती कंप्लेन। दूसरी चीज़ होती है इट इज़ रिस्पेक्ट ऑफ फैटल और डेंजरस गुड, यानी कि ये जो गुड जब डेंजरस होता है, यानी कि एक्सपायर्ड हो जाता है, तो वहाँ पे भी बताने का हक होता है। यहाँ पे वो जिस चीज़ को बताते हैं वो कंप्लेंट होती है। नंबर 3 जो आता है जो कंटेन और 1 और मोर डिफेक्ट है, यानी कि सर्विसेज टेकन और द हायर प्रपोज्ड टू टेक ऑन द हायर, यानी कि जो चीज़ को हायर किया गया है, जो चीज़ का मतलब टेक ओवर किया गया है, उसमें कुछ गलतियाँ, खामियाँ जो चीज़ निकलती है तो उस चीज़ को सरेंडर करना, जहाँ से लिया गया है उस वहाँ पे जाके सरेंडर करना, तो वो चीज़ कंप्लेंट कहा जाता है, ठीक है। और कंप्लेनेंट क्या होते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और क्लॉज B बोलता है complainant means a consumer or a voluntary consumer agency which is registered under the Indian Company Act 1956 under the any law of the current that place registered under the any act current in the country or the central of the state of the government, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे रजिस्टर किया जाता है उनकी कंप्लेन को, तो वहाँ पे कंप्लेनेंट आता है, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन, यानी कि जो एक प्रोसीजर होते हैं यहाँ पे समझते हैं। रेफरेंस ऑफ द कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी, रेफरेंस यानी कि जो अपोजिट पार्टी है उनका रेफरेंस लिया जाता है। और सेकंड नंबर आते हैं द रिफ्यूजल्स और डिस्प्यूट बाय द अपोजिट पार्टी, यानी कि जो भी आपसी ताल्लुकात है, डिस्प्यूट है, और रिफ्यूज़ल यानी नाराज़गी है, तो वहाँ पे दूर करते हुए उनका जो बेसिस पे लिया जाता है अपोजिट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोसीजर होते हैं ना। तो नंबर A B C D E बोलता है कि डिफरेंट सैंपल लिया जाता है पहले तो उनसे। दूसरा आता है फॉरवर्डिंग रिपोर्ट का मतलब सैंपल ले लिया, उसका रिपोर्ट निकाला जाता है। नंबर 3 आता है ऑब्जेक्टिव बाय एनी
ऑफ द पार्टी ऑब्जेक्शन, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन ये देखा जाता है कि किनको हमारे प्रोडक्ट से आपत्ति है वगैरह। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ द पार्टी बीइंग हियर्ड एंड इश्यू ऑन द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर करते समय किस चीज़ का उनका मतलब सुनने में आया कि ये प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, तो ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सब डिफाइन द अंडर द कंप्लेंट वगैरह ये मैंने डिफाइन कर लिया है। और नाउ क्लियर। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे इंडेमिनिटी एंड गारंटी वाला पोर्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी। तो राइट, हाँ भाई, हम देखते हैं इंडेमिनिटी और गारंटी होती क्या है एक्चुअली में। व्हेन अ पर्सन प्रॉमिस टू अनदर पर्सन टू compensate the loss due to conduct of himself or the third party, then it is called contract of indemnity। यानी कि जो कि एक सर्टेन ऑफ लॉस हुआ है, वो खुद की वजह से हुआ है या थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, तो वो लॉस को इंडेमनीफाई करेगा, यानी कि क्षतिपूर्ति करेगा, मतलब लॉस को फुलफिलमेंट करेगा। अब इसकी डेफिनेशन सुन लो एक बार। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू से द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिस himself or by the conduct of any other persons according to section 124। यानी कि जो भी लॉस हुआ है या तो खुद के द्वारा हुआ हो या किसी थर्ड पर्सन के द्वारा हो, तो वहाँ पे वो चीज़ इंडेमनीफाई जो भी होगा, इंडेमनिटी होल्डर्स बोलते हैं ना, इंडेमनिटी बोलते हैं, तो वो वहाँ पे फुलफिलमेंट करेगा लॉस को। तो उसको बोलेंगे द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। समझ में आ गया। अ पर्सन हु प्रॉमिस टू मेक गुड्स, यानी कि जो पर्सन प्रॉमिस करता है गुड्स और लॉस को, लॉस इज कॉल्ड द इंडेमनीफायर। अ पर्सन हु promises to make the good loss is called indemnity फायर। यानी कि जो प्रॉमिस करता है, जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि जो लॉस होगा, जो गुड्स का लॉस होगा, मैं उसको क्षतिपूर्ति करूंगा, तो उसको इंडेमनिटी फायर बोला जाता है। अ पर्सन टू हुम अ प्रॉमिस इज मेड, यानी कि जिसने प्रॉमिस मेड किया है, हुज लॉस, जिसका लॉस हुआ है, इज टू बी मेड गुड इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। एक तो इंडेमनीफायर होता है, दूसरा इंडेमनीफाइड होता है। और द इंडेमनिटी होल्डर होता है, यानी कि एक इंडेमनिटी होल्डर भी होता है जो कि इस इंडेमनिटी को होल्ड करके रखते हैं, मतलब उसका अदर नाम है, ठीक है। उसके बाद में एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आपने, और उसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये देखते हैं। टू पार्टीज होती है, यहाँ पे टू पार्टीज होती है। नेचर इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस की क्षतिपूर्ति करना, नेचर है इसका, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रॉमिस ऑफ कंपनसेशन, यानी कि एक कंपनसेशन का प्रॉमिस होता है, वादा होता है। फोर्थ नंबर आता है कंटिजेंसी मतलब ऐसी अवस्था जो कि कंटिजेंसी इन केस ऑफ इंडेमनिटी लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑन ऑफ द कंटिजेंट इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट जो कि हो सकता है, राइट, हो सकता है। सेक्शन नंबर 33 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हैपनिंग कंटिजेंसी की बात करते हैं। कंटिजेंसी मतलब जो कि फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हैपनिंग की बात होती है, यहाँ पे हैपनिंग की बात होती है, तो वहाँ पे कंटिजेंसी आती है, ठीक है। उसके बाद में आता है नेचर ऑफ द लाइबिलिटी। इसकी जो नेचर ऑफ द लाइबिलिटी होती है इंडेमनीफायर की प्रति प्राइमरी होती है, इंडेमनीफायर की होती है, ठीक है। उसकी जो मतलब सिक्स वाला पॉइंट बताऊँ, इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जस्ट अदर कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड ऑल इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इसमें सारे इसेंशियल जो पार्ट आते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस एंड इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बोथ हो सकते हैं। और एक नंबर का आता है एक्चुअल कंपनसेशन, जो कि एक्चुअल में कंपनसेशन जितने का लॉस हुआ है उतने का ही फुलफिलमेंट करे, ज़्यादा का नहीं करे, ठीक है। बस ये इस पॉइंट का मतलब है। और सेक्शन नंबर 9 बोलता है लॉस कंडक्ट ऑफ इंडेमनीफायर और थर्ड पार्टी, ठीक है। या तो इंडेमनीफायर के हो लॉस ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडेमनीफायर, या तो इंडेमनीफायर की तरफ से लॉस हो या तो थर्ड पार्टी की तरफ से लॉस हो, लेकिन उसमें पे करेगा इंडेमनिटी होल्डर, पेमेंट किया जाएगा इंडेमनिटी होल्डर को, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक और पढ़ लेते हैं, लॉस बाय द कंडक्टी, ठीक है। उसके बाद में आता है 11th वाला पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ।
यानी कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, यानी कि ये एक गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद में आता है एक्सप्रेस द राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ पे राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर होती है तो वहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर बन जाता है, जहाँ पे राइट ऑफ इंडेमनिटी फायर होता है वहाँ पे इंडेमनिटी होल्डर की लाइबिलिटी बन जाती है, यानी कि ये इसका अपोजिट चलेगा, ये इसका अपोजिट चलेगा, यानी कि समझ रहे होंगे। राइट्स राइट्स दोनों में राइट है, लेकिन जिसका राइट है उसका अपोजिट वाले की लाइबिलिटी बन जाएगी, और जिसका राइट है उसके अपोजिट वाले की लाइबिलिटी बन जाएगी, दोनों में सेम सेंस में बात करते हैं। तो नंबर 1 आते हैं कंपनसेशन, यानी कि इंडेमनिटी होल्डर की पढ़ रहा हूँ। इंडेमनिटी होल्डर क्या करता है, कंपनसेशन कर सकता है, ठीक है। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो भी लीगल प्रोसीडिंग है उसकी कॉस्ट देना पड़ेगा, ये इंडेमनिटी का राइट है, कॉस्ट हो सकता है। उसके बाद में अमाउंट पेड फॉर कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि जो भी अमाउंट पेड होगा, जो भी अमाउंट मिलेगा पेड करना पड़ेगा जो भी है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइजेशन के लिए। और यहाँ पे आते हैं इंडेमनिटी फायर की राइट्स, इंडेमनिटी फायर की राइट्स यानी कि इसकी लाइबिलिटी, ठीक है। राइट ऑफ सब्रोगेशंस, ओके। सब्रोगेशन मतलब ऐसा, as soon as the indemnifier compensated the loss of indemnified, he step into the shoes indemnified and he gets all the power and rights of the indemnified। मतलब राइट ऑफ सब्रोगेशन बोलता है कि इनकी जो राइट्स ऑफ इंडेमनिफाइड है उसकी जो राइट्स है वो इसकी राइट बन जाएगा। कहने का मतलब जिसका जो लॉस हुआ है उसका राइट बनता है कि आप उसको उतने का कंपनसेट करो, या तो थर्ड पार्टी के द्वारा या फिर जो इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनिटी फाइड के द्वारा अगर किया जाए तो इंडेमनिटी फाइड के द्वारा या तो थर्ड पार्टी के द्वारा उसको कंपनसेट किया जाए, किसको, इंडेमनिटी होल्डर को। और राइट लिमिटेड अप टू अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि यहाँ पे कंपनसेशन की जो राशि है वो तय हो, निर्धारित हो, सेकेंड वाला। थर्ड वाला होता है राइट टू शू इन द नेम ऑफ इंडेमनिफाइड, यानी कि right to sue in the name of indemnified, the indemnifier has got the right to sue in the name of indemnified against the third party, यानी कि indemnified का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको indemnified के बारे में, यानी कि इंडेमनिफाइड वो पर्सन होते हैं जो कि इंडेमनिफायर, यानी कि जो पर्सन जिसका लॉस हुआ है, और इंडेमनिफाइड का मतलब जो लॉस का फुलफिलमेंट करेगा, समझ गए। तो यहाँ पे बताते हैं राइट टू शू इन द नेम ऑफ इंडेमनिफाइड, जो कि इंडेमनिफाइड लॉस का जो फुलफिलमेंट करेगा उसके प्रति मैं केस कर सकता हूँ। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद में आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ गारंटी ऑफ कंडीशंस एंड विच द लाइबिलिटी एंड शो द टर्मिनेट, यानी कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टर्मिनेटेड, यानी कि इसका जो सिंपल मतलब निकालूँ कि आपकी जो गारंटी है क्या होती है। पहली बात तो गारंटी क्या होती है, दूसरी बात है कि ये कब टर्मिनेट होगी, और तीसरी बात ये है कि इसके जो टाइप्स हैं वो गारंटी के कितने प्रकार हैं। तो पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। गारंटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रॉमिस डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। मैं यहाँ पे डेफिनेशन ना पढ़ के मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होती क्या है एक्चुअली में। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कुछ भी नहीं है, एक थर्ड पर्सन है। तीन का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे मैं, एक पेज का यूज़ करूँगा। ए बी, यहाँ पे सी आता है। ए ने माल ख़रीदा बी से, और बी बोलता है मैं आपको पेमेंट करूँगा, पे करूँगा 50,000, और इसको ए ने माल दिया बी को, 50,000 का माल दे दिया। उसके बाद में बी होता है, फिर इसके अंदर में सी सी इंटर होता है, बोले नहीं नहीं भाई साहब, ए वाले भाई साहब को बोलता है नहीं नहीं भाई साहब, अगर इसने बी ने पे नहीं किया है, 50,000 पे आपको बी ने पे नहीं किया है तो मैं आपको पे करूँगा। यही होती है गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ए के सॉरी बी के बिहाफ पर सी पेमेंट करेगा, यही होती है गारंटी। ओके, इतना सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में टाइप ऑफ गारंटी क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, ठीक है। इनके जो पर्पस से समझते हैं। नंबर 1 आता है फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट, यानी कि डेप्ट का पेमेंट करने के लिए गारंटी का यूज़ किया जाता है। दूसरा नंबर होता है फॉर द प्राइस को मतलब कंपनसेट करने के लिए। ईएमआई जैसे आपने नाम सुना होगा, तो वो उसका प्राइस का कंपनसेशन का काम करता है। और नंबर 3 आता है द ऑनेस्टी, यानी कि यहाँ पे ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए गारंटी का यूज़ होता है। नंबर 1 आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस, नंबर 1 आता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। नंबर 1
स्पेसिफिक गारंटी वो गारंटी होती है जो कि गिवन सिंगल डेप्थ ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, इट इज नॉन एज स्पेसिफिक सिंपल ऑर्डिनरी गारंटी। द लाइबिलिटी अंडर द गारंटी कम्स टू द एंड